सेंटर लखनऊ में एडमिट कराते, यहाँ से अच्छा इलाज हो गया। वहाँ लेके गए, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गया था कि जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा कि पहले तो ये बोल दिया कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट खो गया था। एक करोड़ों बच्चे ये सोच के गेम खेलते कि मेरा भविष्य सिक्योर हो रहा है, और उनके साथ इतना बड़ा मजाक कि इस तरीके का होने के बाद उनको ये बोल दिया जाए कि नहीं तुम तो प्लेयर ही नहीं हो। मेरे साथ मेरा शरीर का एक अंग कट चुका था, पता नहीं था कि हम चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, या जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और उसके साथ ये बोल दिया जाए कि तुम तो प्लेयर ही नहीं हो। वो अंतरात्मा को मेरे एकदम कुरेद दिया था कि इतना सब कुछ हो जाने, मुझे लगा वो तो बेकार है सब, मैंने इतना सब कुछ जो भी किया वो सब बेकार है, यही लगा था मुझे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद बरेली से ट्रॉमा सेंटर दिल्ली लखनऊ लाया गया। लखनऊ से सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार और पीएमओ के आदेशानुसार मुझे, उसमें स्पोर्ट मिनिस्टर अजय माकन जी थे, वो एयर एम्बुलेंस लेके ट्रॉमा सेंटर लखनऊ से दिल्ली एम्स में फिर एडमिट कराया गया था। आपको एम्स में अपनी बाईं टांग पे प्रोस्थेटिक लेग मिली। कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो और जिसने अपनी टांग खो दी हो, उसको यही लग रहा होगा अब तो भविष्य मेरा अंधकार में है, कि माय फ्यूचर इज ओवर। पर आपने वहाँ अस्पताल के बेड पर बैठकर नए ही सपने बुनने शुरू कर दिए। तो ये आपको क्या प्रेरणा मिली थी कि आप वो अस्पताल में बैठे हुए, काफी एथलीट प्रार्थना कर रहे होंगे कि वो दोबारा कभी ऐसे जोखिम वाला काम ना ले जिंदगी में, जिससे उन्हें दोबारा कभी इस तरह की घटना का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने नए तरह का सपना बुनना शुरू किया? बिल्कुल शरीर का एक अंग, जैसे सभी के साथ ये चीज कि वो ऑलरेडी इतना टूट चुका होता, पूरी तरीके से टूट चुके थे कि लग रहा था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जीना था। और जितनी निगेटिव बातें मेरे प्रति आई थी, यहाँ तक कि उस समय जीआरपी ने ये बोल दिया था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, और टीटी आई तो कूद गई, और उसके बाद घर वालों ने जब टिकट दिया तो उसका खंडन हुआ। फिर ऐसे किसी कई तरीके, लास्ट में तो यहाँ तक बोल दिया था कि सुसाइड करने गई थी कई, और वो सारी निगेटिव बातें जितनी थी उन सब को मैंने पॉजिटिव में लिया, क्योंकि अगर हम लड़ते उनसे, मुंह से लड़ते, उनसे बातों से लड़ते, शायद हम कभी नहीं लड़ पाते। हॉस्पिटल के बेड पे वो जो निगेटिव बातें थी, मेरा जो ये कटा हुआ पैर, जैसे कि लोग ये करते कि कुछ भी अगर इस तरीके का होता तो ऊपर वाले को कोसते हैं और बोलते कि क्या कर दिया मेरे साथ, ये इस तरीके की, तो कभी नहीं ये चीज क्या बनी अपने एक कमजोरी। खैर हम तो कभी नहीं मानते कमजोरी इसको, लेकिन कह सकते इसको आपने अपनी ताकत बना ली, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। और तब हॉस्पिटल के बेड पे ये डिसाइड किया था कि अब लाइफ का सबसे टफ गेम करेंगे। माउंटेनिंग सबसे टफ था, तब डिसाइड किया माउंटेनिंग करेंगे और करके इनको प्रूव करके दिखा दें कि मैं प्लेयर थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। But you should not hesitate in cheering her up as we go through this interview. So अरुणिमा, वहाँ से आप अस्पताल से लोग घर जाते हैं, पर आप तो सीधा बचेंद्री पाल के कैंप पहुंची, तो ये कैसे हुआ? हॉस्पिटल के बेड में ये प्लानिंग किया कि माउंटेनिंग करना है, और लोगों को बताया, कोई विश्वास ही नहीं मान रहा था, हर कोई मुझे पागल बोलना शुरू कर दिया था। और सिर्फ बड़े भैया ने हमारी बात का विश्वास किया और कि हाँ कर सकती है ये। उसके बाद जब लोग ये सोचते हैं मुझे आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे अपना जीवन यापन कैसे करना है, उस समय हम माउंटेनिंग और एवरेस्ट जाने का सपना देख रहे थे। हॉस्पिटल के बेड पे आर्टिफिशियल लिम्ब भी तब नहीं लगा था, और सिर्फ 1 से 2 दिन हुआ था। मेरे राइट लेग को ऑपरेट हुए, उसमें 2 रॉड डले हैं,
सिर्फ 2-3 दिन हुआ था। हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे, ये सोच तो लिया था कि माउंटेनियरिंग करना, लेकिन स्पॉन्सरशिप, सही गाइडेंस में ट्रेनिंग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो पायल ने बोला कि मैम बछेंद्री पाल से मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैम का नंबर मेरे पास नहीं था, एक मीडिया कर्मी थी, उनसे नंबर लिया। उन्होंने जब ये पूछा कि अरुणिमा क्यों, वो तो माउंटेनियर है, उनका क्या करोगी नंबर। एक्चुअली हमने सिर्फ उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि जैसे और लोग मजाक उड़ा रहे, हो सकता है ये भी ना उड़ाए। नहीं बताया उनको कि क्यों। फिर भी उन्होंने मुझे 2 घंटे के अंदर नंबर दिया। मैम को 5 टाइम फोन किया, बात नहीं हुई मेरी। फिर 6वीं पर जब 6 टाइम फोन, लास्ट टाइम जब फोन किया उनको, उनसे भी बात बताया मैम कि ऐसे ऐसे मैं अरुणिमा, तो उन्होंने न्यूज़ में देखा था मुझे, तुरंत उनको पता चल गया कि हाँ वो। उन्होंने कहा ठीक है, हमने बोला कि मैम आपसे मिलना चाहूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ ऑफिस मिलते हैं। उसी शाम को हम डिस्चार्ज हुए। घर जाने की बजाय हम सीधा दिल्ली रेलवे स्टेशन गए और पहली बार वहाँ पे पुरुषोत्तम में पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठे थे। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेन में हैंडीकैप कंपार्टमेंट भी लगता है। पूरी रात ट्रेन में, ट्रेन की सीट में उसमें मुंह ऐसे छुपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। जो लड़की अपने सारे काम करती हूँ, सब कुछ, फुटबॉल में सेंटर फॉरवर्ड की प्लेयर रह चुकी हूँ, और उसको ये दिन आ गया कि हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। पूरी रात रोते हुए गए। सुबह स्टेशन पहुंच के मैम को फ़ोन किया कि मैम हम आ गए हैं। उन्होंने कहा कहाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा नहीं मैम, जमशेदपुर में। वो झारखंड जमशेदपुर में रहती हैं। उनको यकीन नहीं हुआ और बोले कि अच्छा तुम आ गई यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, कहीं कल तो डिस्चार्ज हुई हो अभी। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे मिलना था आपसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी ऑफिस आ जाओ। ऑफिस गए, उनसे जब उनसे मिले हम, मेरे राइट लेग में पूरी स्टिचेस लगी हुई थी और लेफ्ट आर्टिफिशियल लग गया और एकदम नया सॉफ्ट घाव, पूरा एकदम सॉफ्ट था। तो उन्होंने जब देखा फर्स्ट टाइम मुझे और बोला कि अरुणिमा तुमने ऐसे हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा, तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया है, अब तो सिर्फ दुनिया के लिए है। लेकिन फिर भी तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। मैंने यही बोला उनसे कि मैम सिर्फ आप मुझे एक मौका दो, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। So, Arunima, you had to train with able-bodied athletes. उस कैंप में कोई और ऐसा नहीं था ट्रेनिंग जिसमें कोई अयोग्यता हो शारीरिक। तो आपको वहाँ पे सबका सहयोग मिला, लोगों ने मजाक उड़ाया। कैसी ये ट्रेनिंग रूटीन थी और आपने कैसे ये ट्रेनिंग में उनको प्रूव किया कि आप एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार हैं? नॉर्मल पहाड़ों में चलना एक नॉर्मल आदमी के लिए भी इतना कठिन होता है, तो मेरे लिए तो आर्टिफिशियल लिम्ब और दूसरे पैर में रॉड, बहुत सारी वो भी नया एकदम। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत माउंटेन, तो बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ आ रही थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये था कि फिजिकली तो जो था वो बर्दाश्त कर ले रहे थे, लेकिन किसी दूसरे को समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर कोई ये बात जरूर बोल देता था, तुम तो विकलांग हो, तुम तो नहीं कर सकती हो। हर कोई ये बात बोल देता था और ये चीज लगता था दिमाग में कि कैसे लोग बार बार उनको समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी हम नहीं समझा पा रहे थे। लेकिन सारे लोग उसमें नॉर्मल थे, हर बार यही बोलते थे कि नहीं आप मुझे एक मौका दो, हम करेंगे। और सारे लोग नॉर्मल थे। तो उसमें जब किसी भी टॉप के लिए हम निकलते थे तो ये होता था कि कभी कभी हम 1-2 घंटे बाद टॉप पे पहुंचते थे, कभी कभी ये होता था पहुंचते ही नहीं थे, बीच से हमको वापस कर लिया जाता था। तो दिमाग में ये होता कि क्या है, मेरा सपना देखा है एवरेस्ट का और हम बीच से ही मुझे वापस कर लिया जा रहा है। ये चीज दिमाग में चलता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि टॉप पे जैसे हम देर में पहुंचते एक दिन ये चीज दिमाग में रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इनसे आगे जाएंगे।
क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते थे और हम तो ये सोच लिए थे कि जब तक कि एवरेस्ट क्लाइंब कर नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और उसे करना शुरू किया तो आर्टिफिशियल पैर नया था और इस पैर में स्वेलिंग आ जाता था और इस पैर आर्टिफिशियल पैर के चारों तरफ में घाव हो जाता, ब्लड निकलने लगता था उसमें से। तो एक बार दो बार खोल के देखा हमने उसको, लेकिन उससे में टाइम वेस्ट होता था, खोलना ही बंद कर दिया उसको। बाद में इतना अच्छा चलने शुरू कर दिया, इतना वेट उठा के इतना अच्छा चलना शुरू कर दिया था। बहुत पहले ये सुना था हमने कि पत्थर पर रस्सी रगड़ने से पत्थर पे निशान बन जाता है। सच में पहले मुझे वो चीजें फिलॉसफी लगती थी कि क्या ऐसा होता, क्या ऐसा एकदम मतलब अजीब लगता था, लेकिन वाकई में अभी फील किया हमने उसको अपनी लाइफ को कि अगर कोई भी चीज अगर ठानी जाए तो वो की जा सकती है। हमने किया वो चीज। तो बेस कैंप से हम साथ में निकलते और जब हम उनसे पहले उनको ओवरटेक करके हम उनसे पहले पहुंचने लगे टॉप पे, पॉलिथीन बिछा के बैठे रहते थे। ऐसे देखते वहां पे, अच्छा आप नीचे आ रहे हो लोग, ऐसे वो लोग आके जब हमसे ये पूछना शुरू कि मैडम आप खाते क्या हो, तब लगा कि हाँ अभी हम कर सकते हैं दिमाग में। और ब्लड जब निकलता था तो टॉप में या फिर जैसे जब हमारा टारगेट रहता था वहां पहुंच जाते थे। तो मैम त्रिपाल भी कभी कभी हमारे साथ में रहती थी, तो वो बोलती कि जब कैंप में निकालते अपना पैर और साफ करते तो ब्लड उसमें भरा रहता था। तो मैम बोलती कि अरुणिमा कैसे बर्दाश्त करती है। हमने बोला मैम जो मेरा सपना एवरेस्ट का है तो एक घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरुणिमा, गत वर्ष आपने लद्दाख में माउंट शमशेर कांगरी पे फतेह पाई और ये आपके एवरेस्ट के लिए पहली सीढ़ी थी और ये भी 21,000 फुट की आप ऊंचाई तक गए। तो वो आपकी पहली बड़ी एक्सपीडिशन थी, तो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएंगे कि कितने लोग थे उस एक्सपीडिशन में, कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो आप 2013 की एवरेस्ट की तैयारी कर रहे थे, आपको क्या क्या चैलेंजेस रास्ते में आए और जब आपने फाइनली जब 21,000 फीट क्रॉस किया तो क्या लगा, क्या हर्ष और उल्लास का क्या फील हुआ? लास्ट लद्दाख गए थे तो उसमें 21 लोग थे। 21 लोगों में सिर्फ 4 लोगों ने क्लाइंब किया था। हम ग्रुप के लीडर 2 शेरपा, एक एक करते सभी लोग चढ़ते जा रहे थे। हमसे तो सारे लोग बहुत पहले निकले कि बोले, सभी लोग ये बोलते हैं हाँ तुम धीरे धीरे आओ, हम लोग चलते हैं आगे, ऊपर मिलते हैं। तो हम यही बोलते हैं हाँ बिल्कुल सर आप चलो, हम आ रहे हैं। उसके बाद एक एक करके यूं ऐसे खड़े होके स्टिक ऐसे लगा के खड़े होके ऐसे इस तरीके से हाँफ रहे थे कि फिर क्या होता, फिर हम जब वो रुके रहते थे फिर हम धीरे 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 करके हम क्रॉस करते उनके और एक लेवल पे जाके थोड़ा हाइट पे हम मुड़ के जब उनको देखते तो एक एक जन वापस जाना शुरू कर रहे हैं। वहां पे खड़े होके हम ये सोचते कि इन लोगों का तो सारा पैर सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम ऊपर में जाके हमारा क्या होगा, ये दिमाग में आ रहा था बार बार। लेकिन फिर दूसरे पल खुद को ही मोटिवेट करते कि जो मुझ में वो इनमें नहीं है इसलिए नहीं कर सकता है, मैं कर सकती हूँ। और ये सोच के फिर स्टिक लेके और आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं। ऐसे करते 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 पूरा सबमिट किया और करने के बाद उसी तरीके से हंसते हुए, क्योंकि मेरा एवरेस्ट की पहली सीढ़ी थी, जितना हाइट बिना ऑक्सीजन, कितने और फॉरनर्स थे उस लद्दाख में भी पीक पे कुछ लोगों को ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो बिना ऑक्सीजन सब कुछ, मेरा सिर दर्द या फिर इस तरीके का कुछ भी नहीं हो, पूरी प्रॉपर तरीके से एक्लिमेटाइज हुए थे हम। तो जब हंसते हुए हम नीचे बेस कैंप आए तो मैम बचन ने बोला कि तुम सबके सब, और लोगों को बोला कि तुम सबके सब निकम्मे हो, वो देखो उसके पैर नहीं है फिर भी उसने किया, और देखो उसके चेहरे पे स्माइल है, हंसते हुए आ रही है। और ऐसे सीने से लगा के बोलती कि तू तो मेरी शेरनी है, तू जरूर एवरेस्ट क्लाइंब करेगी, मुझे विश्वास है। जब हम
पिछले साल आपको मिले थे अरुणिमा, तो अभी आप शमशेर कांगड़ी करके आई थी और आपको एस्पायर ने भी सपोर्ट करना शुरू किया था। आपने मुझे तब कहा था कि सर या तो हम एवरेस्ट पे झंडा लहरा के आएंगे या वहीं दफन हो जाएंगे। सो ये जज्बा कि आप अपनी जिंदगी लगाने के लिए तैयार थी, ये कहाँ से आया? दिस ऑल और नथिंग गैम्बल, ये कहाँ से आया? एक्चुअली बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने लाइफ में किसी भी चीज के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो इतने आसानी से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए अगर नो पेन नो गेन, अगर अपने दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। ये चीजें पूरी चीज समझ में मुझे आती है, ये सारी चीजें। तो अभी एक नए सूर्य से एक बच्चे जैसे चलने से लेके एवरेस्ट तक की तैयारी मेरे लिए बहुत ही कठिन थी। तो और बाकी वो वीर बैतुकी पे जीना, वो मुझे गंवाना नहीं था। उससे अच्छा तो ये था कि हम मर जाए, लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें कि कोई मुझे लाके खाना दे, पानी दे, इस तरीके से, वो मुझे पसंद नहीं है। उससे अच्छा कि मर जाओ। तो ये डिसाइड कर लिया था कि या तो करो या मरो। So अरुणिमा, इस साल मई में you became India's and world's first woman amputee athlete to climb Mount Everest. So let's get to your journey. So let's get to the journey to Mount Everest. It cannot be a cakewalk. जरूर वहाँ पे संकट आए होंगे, दुविधा आई होंगी। तो आप कुछ ऐसे बताएंगे, ऐसे क्या वो मोमेंट्स थे जब आपको लगा कि एवरेस्ट इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभी और कीमत अदा करनी पड़ सकती है? बिल्कुल, ये सोच के तो खैर हम बहुत पहले से प्रिपेयर थे। और मैंने जैसे कि बोला था कि खुद को समझा लिया था, फिजिकल जो था वो सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरों को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन के लिए पहले आइलैंड पीक को मैंने क्लाइंब किया। तो हमारे शेरपा थे, वो भी बहुत टेक्निकल है। तो हमारे शेरपा बोले कि बार बार वो बोल रहे, पहले से ही बोल देते थे कि तुम नहीं कर सकती हो, मतलब चले भी नहीं, वो पहले से बोल दे कि नहीं कर सकती हो। तो दिमाग, हम उनसे यही बोलते, अरे अभी तो चले ही नहीं, आप चलो तो हम क्लाइंब करेंगे। बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी मैंने आइलैंड पीक को भी क्लाइंब किया। फिर शेरपा बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तुमने आइलैंड पीक क्लाइंब कर लिया तो क्या हुआ, एवरेस्ट आसान नहीं है। हमने बोला कि हाँ आसान नहीं है, मुझे पता है, हम उसी तरीके से ले रहे हैं कि वो आसान नहीं है। और फिजिकली मैंने आर्टिफिशियल लिम्स एंड लैडर पर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फ्रंट पॉइंटिंग मारना क्रैम्पोन से, आर्टिफिशियल तो मूव करता है, फ्रंट पॉइंटिंग मारना यूं करके मूव हो जा रहा, लग ही नहीं रहा। और पीछे से शिल्पा बाबा की चलो अरुणिमा तुम नहीं कर पाओगी, लग ही नहीं रहा, तुम फ्रंट पॉइंटिंग तुम ऊपर कैसे जाओगी। फिर भी किया। हम ये सोचते कि एक बार भी ले गए, दो बार ले गए, तीसरी बार लगेगा, ये सोच सोच के दिमाग में आ गया। लेकिन उनको समझाना मेरे लिए, खैर उनकी बात का ध्यान देना बाद में बंद कर दिए थे और चलते रहते थे ऊपर। और उसके बाद कैंप 3 के ऊपर येलो बैंड है, येलो बैंड पे पूरा रॉकी एरिया है, उस पर तो रॉकी क्रैम्पोन उसमें फंस के पैर ऐसे उठा के रखा तो क्रैम्पोन उसमें फंस गया और पूरा आर्टिफिशियल। बच्चों को ये नहीं पता होगा क्रैम्पोन क्या होता है, तब समझाएंगे। क्रैम्पोन स्पाइस जूता, आपने स्पाइस वो देखा होगा, आपने जिससे रनिंग करते हैं उसमें छोटे छोटे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कांटे जैसे निकले होते हैं, उस तरह से क्रैम्पोन होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े करीब होते हैं। फ्रंट पॉइंटिंग यानी कि शुभ के जस्ट सामने ऐसे रहेगा कि उस पर हम वॉल या फिर आइस में हम उस पर हीट करते हैं तो वो इतना घुस जाता है उस पर, और उसमें फिर अपना वेट ले लेते हैं। So when mountaineers climb ice walls, they have in front of their shoes large nails, which they have to go hit into the surface of ice, and then with ropes and all that. So those are called crampons. So with the artificial leg, it is hard to keep kicking the surface of an ice wall and keep making sure you climb up.
और ब्लू आइज, बहुत पुरानी ब्लू आइज, इतना पत्थर से भी ज्यादा वो हार्ड, पत्थर के जैसा एकदम, और वो एकदम मुंह लग ही नहीं रहा, एकदम कंपाउंड, उसमें घुसता ही नहीं था। फिर भी हम एक बार दो बार मार के उसमें जगह बनाते थे, जगह बना के तब उस पर जब इतना चला तो उस पर वेट लेके तब खड़े होके करते थे। और येलो बैंड जो रॉकी एरिया था उसमें पैर फंसा, आर्टिफिशियल लिव निकल गया, ऐसे ऐसे निकल गया। तो पीछे से सारे लोग कीप मूविंग कर रहे हैं। हम बोल के कैसे चले, जोर से चिल्ला के बोला कैसे चले, मेरा तो पैर निकल गया। जिनको पता था कि आर्टिफिशियल लिव है उनको तो समझ में आया कि हाँ आर्टिफिशियल लिव उसका निकल गया होगा, और जिसको पता ही नहीं था उनको तो समझ में भी नहीं आया कि क्या पैर निकल गया ऐसे। लेकिन मुझे तो सेफली पीछे हटना था, हाथ से ऐसे करके एक सेफ जगह पे गए और शेफा से बोला कि पैर पकड़ लो थोड़ा सा। उन्होंने पकड़ा और सेफ जगह फिर से पैर सही किया और सही करके फिर ऊपर के लिए अभी, लेकिन विश्वास नहीं बन पा रहा था उस पर, और चलना शुरू किया। वहां पे लैडर पे कैसे चलते थे, या तो पूरा का पूरा उस पर बैठ के जाते थे, या तो एक पैर से रोप को ऐसे किनारे किनारे रोप होती है उसको ऐसे पकड़ के एक पैर से जंप करके जाते। इससे तो सेंस ही नहीं होता था कि हम कहाँ रख रहे हैं, ऐसे जंप करके जाते थे उस पे। So, Arunima, the writers who have written about the journeys to Everest often talk about encountering dead bodies, skeletons. आपने भी कुछ ऐसा देखा जिससे आपको कुछ भय हुआ? हाँ, और मेरे लिए एकदम नया था जब कैंप 3 के ऊपर बालकनी के साइड में गए तो देखा कि बहुत पुरानी डेड बॉडीज पड़ी हुई है वहाँ पे, कम से कम 10-15। और एक जन तो बांग्लादेशी थे, तो उनकी आवाज़ आ रही थी, और ये नहीं पता कि वो क्लाइंब करके वापस आ रहे थे या जा रहे थे क्लाइंब करने। तो आवाज़ आ रही थी, ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, उनका बॉडी पूरा ब्लू पड़ गया था। और वहाँ पे रुक के एकदम मेरे लिए नया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम, ऊपर जाएं नीचे जाएं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये दिमाग में आ रहा था कि जिस चीज़ के लिए ये लोग मर चुके हैं, हम उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं ऊपर। और कोई पूरा इक्विपमेंट्स पहना है तो पूरा पहने, अगर ऐसे बैठा है तो बैठा ही रह गया है, ऐसे करके बैठा है तो ऐसे वो मर चुका है। एक बार ऐसे शेफा अगर ऐसे टच कर देता था, आते वक्त किया भी था, तो टच कर दे तो वो ऐसे नीचे गिर गए। और उसके बाद जो बांग्लादेशी थे वो एकदम हमारे रोप में ही बीच में, ना हम इधर से जा सकते ना हम इधर से जा सकते थे, उनको क्रॉस करके उनको जाना पड़ा। और कुछ टाइम वहाँ पर खड़े होके यही सोचे कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें हम। फिर ये सोचा कि अगर सबने यहाँ पे क्लाइंब कर लिया एवरेस्ट तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लाइंब किया तो इन सब के लिए मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। और जो बांग्लादेशी थे उनको ऐसे क्रॉस करके बॉडी लॉन्ग के जानी पड़ती है, तो एकदम नया था। अच्छे माउंटेनियर के ये सब हौसले तोड़ देते वापस आ जाता वो। So Arunima, finally when you were very close to the peak, you told me कि जब आप हिलरी स्टेप पे पहुंच गई थी तो आपके टीम लीडर ने भी आपको कहा कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तब आपके मन में क्या गुजरा? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और साउथ समिट के करीब जब हम पहुंचे तो बहुत स्लो हम चल रहे थे। वो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है कि आपको इतने ऑक्सीजन में इतना चलना ही चलना है, अगर आप नहीं चले तो ऑक्सीजन फिनिश हो, क्योंकि वो तो चल रहा है। और साउथ समिट पे जब हम पहुंचे तो मैं एजेंसी के लीडर ने बोला कि वॉकी टॉकी पे कि अरुणिमा वापस आ, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है। और शेफा ने भी बोला कि हाँ वापस चलो, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है। अभी इतना कर लेने के बाद सामने वहां से एवरेस्ट समिट दिखने लगा था और कोई ये बोले कि वापस चलो। हमने ये बोला कि सर प्लीज क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे पहुंचकर मैं वापस चले जाऊँ, कभी नहीं जाएंगे। शेफा गुस्सा होकर बोलता कि मर जाओ अभी तक।
और ऐसा सब मुझे नहीं मरना है। तो हमने बोला कि सर आप जो भी बोलो, लेकिन हम तो जाएंगे। मेरे पास इतना ऑक्सीजन सिलेंडर है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगा पाऊँ और ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊँ। हम जा रहे हैं, आपको आना हो आओ, नहीं तो मत आओ। और ये बात बोल के उनको हम एक कदम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। फिर बाद में चिल्लाते चिल्लाते वे पीछे तो घर आते हैं, लेकिन हम निकल जाते हैं फिर। So Arunima, you were successful. You did scale Mount Everest, and you did have a stroke of luck or chance or fate that happened to you on your return journey. What was that? आपको एक तरीके से एक डिवाइन हेल्प मिला, वो क्या था? मैंने आप लोग से बताया था कि मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था और उस पर मैंने रिस्क लिया, फिर भी गए और सबमिट किया। बहुत खुशी हुई मुझे। उसी समय क्या हुआ, एक बताया था मैंने कि अच्छे माउंटेनियर को हौसले तोड़ देता है एवरेस्ट। जब भी हम ऊपर उठा के ऐसे सिर देखते हैं तो लगता है कि अरे अभी भी बहुत दूर है, कितना चले, और हाथ ऐसे रोप को पकड़े पकड़े ये सब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। और आर्टिफिशियल लिम्ब में तो हम बता नहीं सकते कि कितना दर्द होता है। तो वहाँ पे साउथ समिट के करीब ही एक ब्रिटिश क्लाइंबर थे, तो उन्होंने उठा के सिर देखा तो बहुत दूर था, समिट बहुत दूर था। तो उनके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे भरे हुए। उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को वहीं फेंका और दूसरे को लगाया और लगा के वो नीचे जाना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं शेरपा ने देखा और बोला कि अरुणिमा देखो तुम कितनी लकी हो, तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। और वो शेरपा दौड़ के जाके वो लेके आते हैं, मुझे लगाया उन्होंने, तब फिर हम नीचे आना शुरू करते हैं। So Arunima, they say fortune favors the brave. In some ways, you got this help. Now on hindsight, जब आप सोचते हैं कि एवरेस्ट के लिए क्या जरूरी था, was it physical endurance, training, fitness, or was it mental strength? सब कुछ दिमाग पे है, सारा कुछ मेंटल है। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, आर्टिफिशियल लिम्ब निकल रहा था, शेरपा बार बार बोल रहा था, एजेंसी का लीडर, ग्रुप का लीडर, सभी लोग बोल रहे थे मुझे। लेकिन मुझे यहाँ से था कि नहीं, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है। कोई कुछ भी बोले, किसी की परवाह नहीं थी मुझे। यहाँ तक कि जब ग्रुप के लीडर ने और एजेंसी के लीडर ने बेस कैंप से मेरे घर में फोन कर दिया कि अरुणिमा वापस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो चुका है, वो मर जाएगी। मैम मुझे नेपाल को फोन कर दिया, सबको कर दिया था। लेकिन मुझे ये था करना था, यहाँ से करेगा कैसे काम नहीं मेरा पैर, उसको हम करवाएंगे। जैसा चाहे हम वैसे अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्ट्रांग हैं। अगर शायद बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे हमने ये सोच लिया होता कि अभी मैं तो विकलांग हो चुकी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो शायद अपने घर के एक कमरे तक सीमित रहते, बैसाखी या व्हीलचेयर पे, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा दिमाग से सोचा और किया उसको, सब कुछ दिमाग पर डिपेंड करता है। सर में जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए सब सोच रहे होंगे ये लड़की तो पागल है, ऐसे पागल हम नहीं हो सकते, दिस इज नॉट नॉर्मल। यू नो, छोटी सी चोट लगती है बच्चे रोते हैं, थोड़ा सा खून की तो बूंद निकल आती है। आपने अपनी टांग कटते हुए देखी, आप एवरेस्ट चढ़ के आई हो, तो ये पागलपन क्या होता है, आप तो ये बता सकते हैं क्या होता है ये पागल? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं पागल हूँ तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ये, क्योंकि मेरा अगला जो टारगेट है वो 7 कॉन्टिनेंटल्स है। तो ये मुझे लगेगा कि अगर वो जिद जुनून मेरे अंदर आज भी है तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए है। और जब भी कोई लक्ष्य बनाते, जब भी कोई भी हम ये सोचते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, उसके प्रति जब लोग आपको पागल बोलने लगे कि यार ये तो अपने उसके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पागल है, तब समझना आप कि हाँ आप सही जा रहे हो और आपका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है आपसे, बहुत जल्दी उसको पाओगे आप। एक हम छोटा सा आपको बताएंगे इसी पे, जब हमने बेसिक कोर्स किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से, नीचे में 10 दिन का कैंप होता है नीचे। तो चलते चलते मेरा रास्ते में नेहरू इंस्टीट्यूट से माउंटेनिंग से फिर टेक लाई जगह 10 किलोमीटर का गैप होता है, उसको रोज चलना पड़ता है पूरा वेट उठा के। डॉक्टर उनको सेफ वन नहीं दे रहे थे, मुझे प्रूफ करना था उनको कि मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि
चलते चलते वहां पे मेरा आर्टिफिशियल रोड पे पैर पूरा का पूरा स्क्रू पे डिपेंड है, पूरा का पूरा स्क्रू सॉकेट में चला गया, मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब में चला गया, और जो ज्वाइंट करता है पैर को वो पूरा का पूरा अलग हो गया। पैर ऐसे गिर गया और हम चलते चलते पूरा बैग उठाए गिर जाते रोड पे, और उस समय गंगोत्री यमुनोत्री के सारे लोग वहां पे जाते हैं दर्शन वर्शन करने, तो भीड़ लगी जाती, रोड पे भीड़ लग जाती है। दो लोग हमको ऐसे करके उठा लेते हैं, हम बोलते हैं रुको रुको, लड़कियां जो साथ की ग्रुप की लड़कियां थी वो चिल्लाने लगती हैं, उनको रुको मुझे पता है क्या हुआ है मुझे। और जब वो लोग ऐसे उठा लेते हैं मुझे तो मेरा पैर लोअर से निकल जाता है। जो लोग मुझे उठाते हैं वो एकदम डर जाते हैं कि अरे ये क्या पैर ही नहीं है, और वो ऐसे करके मुझे छोड़ देते हैं रोड पे, छोड़ दिया उन्होंने, हम डर गए वो एकदम। और जितने साथ के सभी लोग कहे यार तू पागल है, इतना इतना रिस्क क्यों लेती है। मैंने कहा तो रिस्क नहीं लेंगे तो हम क्लाइंब कैसे करेंगे एवरेस्ट। तो मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए पागलपन बहुत जरूरी है, तो लेना चाहिए रिस्क, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलेगा। अंत में मैं ये जानता हूं कि इस दुर्घटना ने और इस एक्सपेडिशन ने आपको थोड़ा शायर भी बना दिया था, और आप मुझको अक्सर एक शेर सुनाती हैं, इन बच्चों को भी आज वो शेर सुनाएंगे। जरूर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज हम पूछना चाहेंगे आप लोग लक और भाग्य किस्मत मानते हो? सीरियसली बताना, और प्लीज हाथ उठा के, हाँ उठा के रखो अगर मानते हो। अच्छा इतने लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं, ईमानदारी से बताओ भाई प्लीज। सारे लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं। और अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो नहीं मानते बहुत अच्छी बात है। हम लक और भाग्य दोनों को नहीं मानते, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अभी हमने आप लोगों से बताया था कि शेरपा ने मुझे बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी थी और तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, अपना जो टारगेट था उसके प्रति इतना फोकस करो कि वो भी न चाहते हुए भी देने पे मजबूर हो जाए, और वो कहे कि मतलब ऊपर अपना जो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य है उसको इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। वही किया था मैंने। सर ने बोला था कि वो शेर सुना देते हैं हम अभी आप लोग को। वो शेर में मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। अभी तो इस बांझ की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बांझ की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Okay, ladies and gentlemen. Okay, it seems like we have 10 more minutes for some questions. So all of you who would like to ask Arunima questions, please come forward. There's a mic here with ma'am. And quickly ask questions. We have just time for 3-4 questions. So just move forward and take them. Namaste ma'am. Ma'am, while climbing Everest did you get hypothermia? Sorry? While climbing Everest did you get hypothermia? हाँ हाइपोथर्मिया, हाँ लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने एक्लिमेटाइज किया था अपने आप को। उसके पहले लद्दाख में एक्लिमेटाइजेशन के लिए मैंने कई पीक क्लाइंब किए थे, चमशर कांगड़ी, फिर लंसर कांगड़ी, स्टोक कांगड़ी, और उसी एक्लिमेटाइजेशन के लिए ही हम आई
स्टाइलिंग पीक को क्लाइम किया था। इसीलिए हमने उसको पूरी तरीके से प्रॉपर के अपने आप को एक्लिमेटाइज कर ले। और लास्ट ईयर एक लड़की नंदिनी थी, उसको हाइपोथर्मिया ही हुआ था कि वो साउथ को लास्ट कैंप 4 में पहुंची और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। अपना ग्लव्स निकाल दिया और हेलमेट निकाल दे रही थी, जैकेट निकाल दे रही थी। बाद में उसको शिल्पा ने रस्सी से बांध के नीचे लाना पड़ा। तो प्रॉपर तरीके हिंदी समझ में नहीं आता आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते मैम। मैम जब आपको ट्रेन से फेंका गया था, जो लोगों ने फेंका था उनको मतलब उनको सजा नहीं मिली थी, जेल वगैरह? कोई बात नहीं, वो हिंदी, वो बेचारा हिंदी नहीं पढ़ा है, इसलिए वो इंग्लिश में इसलिए अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, लेकिन हम हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं। बाबू उनको सजा मिला, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, उनको पुलिस आज भी ढूंढ रही है और हमारा गवर्नमेंट आज तक अभी तक उनको पाया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजे को फेंक दिया गया था उसी ट्रैक पे और वहीं पे उसी जगह पे, तो आज तक उनको नहीं पता चल पाया। हम तो एक आम फैमिली से थे और तो मुझे मेरे कैसे वो पता लगा सकते थे, तो आज तक वो मिल नहीं पाए और आज तक उनको ढूंढ रही है पुलिस, आज भी केस चल रहा है। नमस्ते मैम। मैम जब आप एम्स हॉस्पिटल से बाहर आई थी तो आपको, जब आप ट्रेन में चढ़ी तो आपको डर नहीं लगा कि अगर ट्रेन में चढ़ूंगी तो फिर से कुछ बुरा हो जाएगा? एम्स से बाहर आने के बाद फर्स्ट टाइम जब ट्रेन की वो हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती थी तो मुझे डर लगता था, ऐसे मुंह फेर लेते थे। वो पटरी जब वो दिखती थी मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी फैमिली से, इतने रिच फैमिली से नहीं थे कि मैं फ्लाइट से ट्रैवल करूं या इस तरीके का, लेकिन मुझे ट्रेन से जाना ही था और अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क मुझे उठाना था, इसलिए फिर से ट्रेन में गए। नमस्ते मैम, क्या आपकी इस दुर्घटना के बाद आपने कभी फुटबॉल खेलने की कोशिश की? बिल्कुल, और खेलते भी है प्रॉपर तरीके, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं खेला, लेकिन बच्चों में खेलते हैं। एक बार छोटा सा इसी फुटबॉल में हम बताएंगे कि एक छोटा बच्चा था, तो उसने बार बार मुझे बोला कि दीदी आओ फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो राइट लेग से तो नहीं मार पाते क्योंकि इसमें रॉड है, लेफ्ट से मारा, फुटबॉल ग्राउंड के बाहर चली गई। तो बच्चा रोने लगा कि क्या दीदी मैं बॉल बाहर फेंक दिया, और रोने लगा जोर से बैठ के। फिर उसकी माँ आई और फिर लेके गई उसको। आज आर्टिफिशियल से बॉल बहुत तेज जाती है। आपको ये जो इंस्पिरेशन आया, आपको ये जो इच्छा थी, आपको कहाँ से मिला? मतलब हाँ बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ में। सबसे पहले मैं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लिया, वो चीज़ें थी। एक पॉजिटिव नेगेटिव बातें, जैसे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोग प्लेयर मारने से इनकार कर रहे थे, तो वो चीज़ें थी। और बाकी जब हॉस्पिटल के बेड पे हम थे तो इंडिया टीम के क्रिकेटर युवराज सिंह जी पे आए थे, तो मुझे उस समय नहीं पता था कि उनको कैंसर है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद देखा टीवी पे कि उनको आ रहा था कि उनको कैंसर है। फिर कुछ टाइम बाद देखा तो फील्ड पे थे, तो लगा हमें ये चीज़ लगा कि वो जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़के फील्ड पे आ सकते हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, हम क्यों नहीं आ सकते। एक और प्रश्न। नमस्ते मैम। मैम आपको एवरेस्ट ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा था? साउथ पोल टू समिट यानी कि कैंप 4 से मुझे जाने और आने में 28 घंटे लगे थे, और बेस कैंप से पूरा स्टार्ट किया था जब मैंने, तो 52 डेज लगे थे, पूरे के पूरे 52 दिन लगे थे, 52 डेज। Okay, friends, Arunima has a souvenir for all of you. She has a few frisbees which we hope autographed, which
you will not fight for. So whosoever gets this, keep it as souvenirs. Okay, students, thank you all. Settle down very much. We will take a lead. Please give one final round of applause for our national heroes. धन्यवाद मैम। शायद हम आपसे नहीं सुनते तो हमें वो अनुभव नहीं होता जो आपसे सुनकर हुआ। हमारी सबकी कल्पना से बाहर की बात है। आज अगर बच्चों ने ज़रा सा भी आपसे प्रेरणा ली है तो हम आपको आका बुलाना हमारे लिए सफल रहा। और बहुत 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 धन्यवाद। आप राष्ट्रीय स्तर विश्व स्तर की खिलाड़ी बन चुकी हैं, हम सबके दिलों की खिलाड़ी हो गई हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ स्टूडेंट्स आर्ट रूम में हमारे लिए कुछ आपके लिए उन्होंने कुछ बनाया है, ये हम आपको देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।